तो आप ऑलरेडी वर्किंग है न्यू इंडिया एश्योरेंस में, बट आपकी मुंबई में पोस्टिंग, एटलीस्ट आपकी 8 to 9 आवर्स की वर्किंग होती होगी, ट्रैवलिंग बहुत टाइम जाता होगा, फैमिली भी है, तो सफिशिएंट टाइम था आपके पास प्रिपेयर करने के लिए। आपने ऑलमोस्ट क्विट कर दिया था, राइट? आपने ऑलमोस्ट सोच लिया था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, आपने क्विट कर दिया था। वहाँ से लेकर रैंक 83 तक की जर्नी। सो गाइज, आज हमारे बीच में एक और टॉपर है आरबीआई ग्रेड बी 2023 एग्जाम के, मिसेस कामाख्या सिंह, जिन्होंने रैंक 83 सिक्योर किया है इस एग्जामिनेशन में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस कामाख्या, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। सो कामाख्या, अगर कामाख्या की जर्नी की बात करें तो इन्होंने बीइंग अ मैरिड वीमेन, बीइंग अ वर्किंग वीमेन, इन्होंने 6 to 7 मंथ्स में प्रिपरेशन की है सीरियस वाली, उसके साथ एग्जाम क्लियर किया है। सो बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए, और हमारे पास आपके लिए कुछ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन के लिए है ये बैच, अचीवर्स बैच है ये, एंड दिस इज़ बुक फॉर यू जो आपको पढ़नी है। थैंक यू सर। एंड ये भी है आपके लिए। थैंक यू। तो आप कुछ शेयर करना चाहें अगर अपनी जर्नी के बारे में? सर जर्नी काफ़ी मतलब थोड़ी चैलेंजिंग रही है, और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी आए बीच में, बट अब जैसे क्लियर हो गया है तो इट ऑल फील्स वर्थ इट। अगर मैं बात करूँ कंट्रीब्यूशन की, ठीक है, एक अनसंग हीरोज़ होते हैं हर किसी की जर्नी में, तो आपकी प्रिपरेशन जर्नी में कौन था वो अनसंग हीरो, और अगर आप उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहें तो? सर फैमिली मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा है थ्रू आउट, स्पेशली माई हस्बैंड जो आज आए भी हैं, एंड मेरी मदर इन लॉ भी आए हैं। उनको बुला लीजिए यहाँ पर प्लीज़। तो बहुत ही सपोर्ट रहा है मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज का, तो मतलब थ्रू आउट तो इन्होंने मुझे मतलब बहुत पुश किया है, बहुत मोटिवेट किया है, तो आई थिंक आई ओ माई सिलेक्शन टू हिम। राइट, बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड्स, आप लोगों में से कोई कुछ पूछना चाहे अगर कामाख्या से तो? इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था आपका? सर इंटरव्यू मेरा मतलब एवरेज, अबव एवरेज मैं कहूँगी, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस में आंसर कर पाई थी, कुछ नहीं भी कर पाई थी, बट मेरा अप्रोच यही था कि अगर नहीं भी आता तो फिर उनको स्माइलिंग फेस से मतलब बोल देना है कि आई डोंट नो अबाउट दैट, तो ठीक रहा था। और जैसे 6-7 मंथ्स की आपकी प्रिपरेशन जर्नी रही, तो इतना जल्दी सब कुछ कवर कैसे किया, क्योंकि ये इतने अलग अलग कॉम्पोनेंट्स है, फेज़ 1 के अलग कॉम्पोनेंट्स है, फेज़ 2 के अलग कॉम्पोनेंट्स है, सो हाउ डिड यू मैनेज विद योर मैरिड लाइफ? मैम एक्चुअली 6 मंथ्स ऐसे कम लगता है सुनने में, बट द नंबर ऑफ आवर्स आई यूज्ड टू पुट इन वाज 6 to 7 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस, और वीकेंड्स पे मैं ज़्यादा पुश करती थी, तो वो फिर मैनेज हो गया था। इतना इजी नहीं था, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस थे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे, वो जब आप डिटेल सेशन देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो अभी तो इजी लग रहा है, बट अगेन बहुत सारे चैलेंजेस थे जो इन्होंने टैकल किया है, फेस किया है, और उसके बाद इन्होंने सिलेक्शन लिया है ये वाला। So once again, congratulations and a big round of applause for Kamakya. मैं मैरिड वुमेन हूँ, मैं वर्किंग भी हूँ, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मेरे लिए किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। ये सब बातें सही भी हैं और एक्सेप्टेबल भी हैं, बट इन सब बातों से ऊपर उठकर एक वुमेन है जो वर्किंग भी हैं, जो मैरिड भी हैं, और जिनकी पोस्टिंग मुंबई जैसी सिटी में है जहाँ पर ट्रैवलिंग का बहुत टाइम जाता है। उन्होंने आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम 2023 क्लियर किया है विथ रैंक 83। फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मिसेस कामाख्या सिंह, जिन्होंने रैंक 83 सिक्योर किया है आरबीआई ग्रेड बी 2023 एग्जाम में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कामाख्या, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू एडुटैप। तो मुझे आप एक चीज़ बताइए पहले कि आपने बीकॉम ऑनर्स किया है सिर्फ, तो आपको डर नहीं लगा कि आपको आईआईटी ग्रेजुएट से, आपको आईएम ग्रेजुएट से, आपको डॉक्टर से कम्पीट करना है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए? सर आईआईटी ग्रेजुएट्स, आईएम ग्रेजुएट्स भी एग्ज़ाम देते हैं, बट पास डेटा तो यही बोलता है कि इनका परसेंटेज बहुत कम होता है। तो मेरे मन में तो आई थिंक ये कभी थॉट आया ही नहीं कि मुझे डरना चाहिए, बिकॉज ये लोग देते हैं एग्ज़ाम्स, तो मैंने कभी मतलब। तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आपने कैसे प्लान किया इसके लिए कि मुझे आरबीआई देना है, और ये जर्नी कब से स्टार्ट हुई आपकी? सर मैं जब लास्ट ईयर में थी ग्रेजुएशन के, तो फिर मेरी प्रिपरेशन बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तरफ ही थी, CGL एंड बैंकिंग। तो उस टाइम तो मेरा फोकस सिर्फ बैंकिंग एग्ज़ाम्स पे ही था, लेकिन मुझे जब मैंने न्यू इंडिया एश्योरेंस क्लियर किया
तो उसके बाद मेरे बहुत बैचमेट्स RBI एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते थे, तो तब मुझे इसके बारे में पता चला था। तब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, राइट? हाँ जी। तो आप ऑलरेडी वर्किंग है न्यू इंडिया एश्योरेंस में, आपके हस्बैंड भी उसी कंपनी में, ये सेम ही जॉब में, आप लोग मुंबई में सेटल्ड हैं, सब कुछ ठीक है, पोस्टिंग भी सेम है। उसके बाद ये मोटिवेशन कहाँ से है कि मुझे RBI देना चाहिए? सब कुछ ठीक चल रहा था, गवर्नमेंट जॉब थी, जो कि हमारे यहाँ पर रहता, गवर्नमेंट जॉब देना चाहिए, आपके पास है ऑलरेडी, तो मोटिवेशन कहाँ से है कि मुझे RBI के लिए प्रिपेयर करना है? सर लाइक आई सेड, मेरे बैचमेट्स बिकॉज प्रिपेयर करते थे, तो फिर मुझे भी क्लिक हुआ था कि मुझे भी करना चाहिए। एंड मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट 2021 में था, तो उस ईयर मैं अनमैरिड थी, बट मेरा मतलब मुझे मोटिवेशन थी उस टाइम पे। फिर मेरा 1 ईयर का ब्रेक था, बट जब व्हेन आई गॉट मैरिड, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत पुश किया था, मुझे मोटिवेट किया था, तो मेरी मोटिवेशन फिर वहीं से आई है। राइट। बट आपकी मुंबई में पोस्टिंग, एटलीस्ट आपकी 8 to 9 आवर्स की वर्किंग होती होगी, ट्रैवलिंग में बहुत टाइम जाता होगा, फैमिली भी है, तो सफिशिएंट टाइम था आपके पास प्रिपेयर करने के लिए? मतलब अराउंड आपने बोला कि 3 से 4 घंटे आप डिवोट कर पाते थे, तो टाइम सफिशिएंट था आपकी प्रिपरेशन के लिए? सर टाइम तो कम होता है मुंबई में, लेकिन मैं जर्नी टाइम को बहुत यूटिलाइज करती थी। एंड मैं ट्राई यही करती थी कि मैं सुबह जल्दी उठूँ। आई यूज टू वेक अप एट अराउंड 5 to 6 AM, एंड उसके बाद फिर जर्नी टाइम को यूटिलाइज करती थी। अगर ऑफिस में कुछ ब्रेक्स मिल रहे हैं तो मैं उनको यूज़ करती थी। एंड फिर वही है कि घर पे आके आई यूज टू गिव 1 to 2 आवर्स अगेन, तो इतना टाइम मुझे मिल जाया करता था। बाकी ऑन वीकेंड्स आई यूज टू स्ट्रेच माई ड्यूरेशन फॉर स्टडीज़, और उस टाइम मैं 10 से 12 घंटे मैं डिवोट करती थी। बट लोग कहते हैं RBI की प्रिपरेशन के लिए आपको एटलीस्ट 1 से 2 साल का टाइम देना चाहिए, राइट? आपने सीरियस प्रिपरेशन जो स्टार्ट किया आपने दिसंबर 2022 ऑनवर्ड्स की, मतलब अराउंड 6 to 7 मंथ्स लगे आपको प्रिपेयर करने में और एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो ये बात कितनी सही है कि यहाँ पे 1 से 2 साल की प्रिपरेशन चाहिए, क्योंकि आपने 6-7 महीने प्रिपेयर करके ही दे दिया और साथ में बहुत ही लिमिटेड टाइम के साथ दिया? सर एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड, बिकॉज मैंने पहले अटैम्प्ट दिया हुआ था इन 21, तो मुझे सिलेबस की नॉलेज थी, मुझे पता था कि पेपर का ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है, तो वो मुझे पहले से ही पता था। वो बस ये था कि मैंने प्रिपरेशन दिसंबर एंड में स्टार्ट करी थी, बाकी मुझे नॉलेज थी काफ़ी इस एग्ज़ाम के बारे में। ओके। तो कमा के हर स्टोरी में कुछ हीरोज़ होते हैं, अनसंग हीरोज़ होते हैं, तो आपकी स्टोरी में वो हीरो कौन है? सर दैट वुड बी माई हस्बैंड, एंड आई ओ माई सिलेक्शन टू हिम, बिकॉज मैं वो ना होते तो फिर शायद मैं स्टार्ट भी नहीं कर पाती। बिकॉज राइट आफ्टर आई गॉट मैरिड, तो विद इन 25 डेज़ में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो हम नहीं भी जाते थे कहीं घूमने, तो फिर हमने दोनों ने ही डिसाइड किया था कि हम अपना 1 साल देंगे, और दोनों ही वील बोथ वर्क अपॉन इन स्टडीज़, और हमने फिर वही किया था। तो आपके RBI प्रिपरेशन में किस लेवल पर आपको सपोर्ट करते? थोड़ा सा माइन्यूट लेवल पर जाकर बता पाएंगे आप? सर मतलब माइन्यूटली अगर बोलूँ तो हम सुबह उठ के मतलब दोनों ही एक दूसरे को मतलब जगाते थे और पढ़ने के लिए पुश करते थे। एंड मैं अगर लो फील भी करती थी तो फिर वो मुझे पुश करते थे। एंड इनफैक्ट प्रिपरेशन में भी ऐसा था कि मैं अगर कोई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करती थी तो फिर मैं उनको मतलब दिखाती थी अपने आंसर्स, वो फीडबैक देते थे। एंड और मैं डे टू डे बेसिस पे ही मतलब अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रैटेजीज वो उनसे शेयर करती थी। तो वो एक थ्रू आउट सपोर्ट सिस्टम रहे हैं मेरा। आपने ऑलमोस्ट क्विट कर दिया था, राइट? आपने ऑलमोस्ट सोच लिया था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, आपने क्विट कर दिया था। वहाँ से लेकर रैंक 83 तक की जर्नी, मतलब आपने क्विट क्यों कर दिया था? पहले ये चीज़ बताइए आप। सर मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट अपना दिया था तो मेरी प्रिपरेशन तब थी नहीं, और मैं बस नोटिफिकेशन से जस्ट 1 मंथ पहले पढ़ के दे आई थी। और तब मुझे एक्सपेक्टेड था कि मेरा क्लियर नहीं होगा। बट उसके बाद बिकॉज आई मीन इट वॉज माई मैरिज इन 2022, तो उस वजह से मैंने डाइवर्ट नहीं किया अपना फोकस। तो मुझे नहीं लगता था उस टाइम कि मैं मतलब पढ़ भी पाऊँगी और फंक्शंस भी अटेंड कर पाऊँगी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं पढ़ूँगी। बट जैसे जैसे वी वर अप्रोचिंग टू गेट मैरिड, तो मेरे हस्बैंड ने पहले से ही बोल दिया था कि मतलब बिकॉज दिस वॉज माई ड्रीम जॉब एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये उनको पता था। एंड उन्होंने ही मुझे बोला कि करना चाहिए इसके लिए। तो फिर वहाँ से ही मुझे फिर मोटिवेशन मिल गई। फिर इस लो पॉइंट से पीक पर मतलब रैंक 83, फिर मतलब ये जर्नी कैसी रही? मतलब इतना इजी तो नहीं होता, जिस भी चीज़ को आप माइंड से क्विट कर देते फिर उसको लगातार डेली बेसिस पर फॉलो करना, फिर वहाँ से सक्सेस अचीव करना विथ रैंक 83, मतलब इजी जर्नी बिल्कुल भी नहीं रही होगी। तो मतलब कैसे इस लो पॉइंट से आपने रैंक 83 अचीव किया? सर इजी तो नहीं था, और बिगनिंग में तो बिल्कुल भी टफ नहीं होता है। बिकॉज मतलब 6 महीने पहले, 7 महीने पहले स्टार्ट करना, मतलब वो मोटिवेशन भी नहीं होती है इतनी स्ट्रॉन्ग। बट ये था कि मतलब मुझे लगता था कि मेरा शायद ये लास्ट अटेम्प्ट ही होगा, तो इसलिए भी मैं करती थी। एंड
मतलब वो मोटिवेशन डेली बेसिस पे लाना तो पॉसिबल नहीं होता. एंड आई थिंक व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मोटिवेशन इज़ टू बी कंसिस्टेंट ऑन अ डेली बेसिस. अब अगर आपके ब्रेक्स भी आ रहे हैं तो फिर मतलब दैट शुड नॉट एक्सीड 1 to 2 days. उस एक हफ्ते का ब्रेक नहीं बनना चाहिए. तो मुझे भी कभी कभी लगता था कि बहुत बोरिंग हो गया है, बहुत ही मोनोटोनस हो गया है शेड्यूल मेरा. बट ठीक है, 1-2 दिन का ब्रेक मैं लेती थी, बट फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी. और मतलब थोड़ा सा मैंने सोशलाइज भी ऑलमोस्ट मतलब अपना ज़ीरो कर दिया था और कट ऑफ कर दिया था. तो मतलब वो कहीं ना कहीं मेरे लिए हेल्प किया था. जनरली जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं हम सोचते हैं कोई भी शॉक ना मिले या कोई भी सरप्राइज ना मिले. बट इस प्रोसेस में आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं, राइट? तो ये कितना डिफिकल्ट था आपके लिए, कितना चैलेंजिंग था, कितना अच्छा था आपके लिए, शॉकिंग था या सरप्राइजिंग था आपके लिए? पहली बात तो ये. सर सरप्राइजिंग था बिकॉज मुझे प्रिपरेशन जर्नी में ही पता चला था दैट आई वाज प्रेग्नेंट. तो उसको प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगा. एंड सेकेंडली इवन इफ आई वांटेड टू आई कुड नॉट स्टडी बिकॉज मुझे मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही थी. तो थोड़ा डिफिकल्ट था बट आई डिड माई बेस्ट एंड 100% मैं नहीं दे पा रही थी अपना. तो इसके चलते मतलब आपकी जो पढ़ाई कितनी हैम्पर हो रही थी मतलब इन सब चीज़ों के चलते हुए? सर मेरा जो मतलब मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पा रही थी, तो मेरे जो नंबर ऑफ़ आवर्स थे वो कम हो गए थे. एंड स्पेशली मेरा मेंस में भी थोड़ा सा डिविएट हो गई थी प्रिपरेशन. मैंने पहले पढ़ा था मैं उसको रिवाइज मतलब मैं बस रिवाइज ही कर पा रही थी. मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा था. तो आई थिंक रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे इसमें, बिकॉज रिविजन के बेसिस पे ही आई थिंक मेरा मेंस क्लियर होगा. राइट. तो आपने बताया था कि आपको मेंस में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला था पढ़ने का, राइट? बट अगर हम बात करें मेंस की तो आपने बोला था कि आपने मेंस में अच्छा परफॉर्म किया था क्योंकि आप स्ट्रेस नहीं थे. आपको कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी उस टाइम पर खुद से कि मुझे कुछ करना है या मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी. इस चीज़ को माइंड में रखते हुए आपने एग्जाम में अपीयर हुए और आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया मेंस में. तो क्या ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए एग्जाम वाले दिन, या हम एक्सपेक्टेशंस ना रखें खुद से? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ही कहीं ना कहीं फिर मतलब हमारे ऊपर एक प्रेशर डाल देती है कि यार हमें क्लियर करना है. तो आपने कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी हुई थी, इसका कुछ रीज़न था? आपने मेन से बहुत अच्छा परफॉर्म किया. सर एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस तो मेरी हमेशा एग्जाम से होती हैं और मैं उस टाइप की पर्सन हूँ जो मतलब स्ट्रेस भी ले लेती हूँ इनफैक्ट. बट मेरी उस टाइम सिचुएशन ही ऐसी थी कि मेरे अपने आप एक्सपेक्टेशंस मतलब ज़ीरो हो गए थे अपने आप से. और मतलब मुझे था कि ठीक है जितना पढ़ा है उतना उसके बेसिस पे मैं एग्ज़ाम दूंगी. और इतना अच्छे से नहीं कर पाई बट ठीक है मतलब मैं सेटिस्फाइड थी कि बिकॉज जो भी क्योंकि सब कुछ मेरे मतलब किसी के भी हाथ के कंट्रोल में नहीं होता है. तो इसलिए मैंने फिर एक्सपेक्टेशंस अपने से कम रखी और जितना मुझसे हो पाया मैंने उतना दिया. आपने बोला कि इस बार जो आपने मेंस दिया वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी आपकी क्योंकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं थी, आपको टाइम नहीं मिला था, आप स्ट्रेस्ड भी फील नहीं कर रहे थे. इससे पहले जो एग्जाम दिए थे डेफिनेटली आप एक्सपेक्टेड थे, एक्सपेक्टेशंस थी आपको पहले एग्जाम में, राइट? तो इस बार क्या डिफरेंस दिखा आपको जब आपने इस बार मेंस दिया विदाउट एक्सपेक्टेशंस? तो वहाँ पर आपके परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस दिखा आपको इस बार और प्रीवियस एग्जाम्स में? तो सर लाइक आई सेड मेरी पहले अटेम्प्ट में प्रिपरेशन नहीं थी इतनी, तो वो तो मतलब अलग ही लेवल का स्ट्रेस था. बट इस ईयर मैंने अपना बेस्ट दिया था. तो एंड बिकॉज मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाई थी. बट क्योंकि उसकी वजह से ही मेरा शायद स्ट्रेस कम था एग्ज़ाम में. तो मेरे वो अंदर माइंड में क्लैरिटी थी. तो मैं जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रही थी तो फिर मैंने ट्राई किया कि मुझे अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है, मुझे अगर टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं आता है तो मैं उसमें जेनेरिक आंसर्स लिखूं. तो ऑल्दो मेरी वर्ड लिमिट रीच नहीं हो पाई थी बहुत क्वेश्चंस में, बट स्टिल आई ट्राइड माय बेस्ट कि मुझसे जितना लिखा जाता है मैंने मतलब उतना मैंने लिखा है एग्ज़ाम में. एंड सेकेंडली मेरा ये अप्रोच ये भी था कि हर सेक्शन को मैंने एक नया सेक्शन की तरह ही ट्रीट किया था. मेरा अगर सेक्शन मतलब अगर नहीं भी गया है अच्छा पहले वाला सेक्शन, तो मैंने नए सेक्शन को नए पर्सपेक्टिव से देखा. तो वो एक क्लैरिटी थी, मतलब बहुत ही ओपन माइंडेडली मैंने अटेम्प्ट किया था पेपर को. राइट. तो कामाख्या आपकी जर्नी की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे एक तो आप वर्किंग थे पहली बात, राइट? मैरिड भी थे, टाइम काफ़ी कम निकाल पा रहे थे आप, और 3 से 4 घंटे. तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि रिवीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा, राइट? क्योंकि पूरा नए सिरे से प्रिपेयर करने में बहुत टाइम चाहिए होता है, तो रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा होगा. तो रिवीजन क्या रोल प्ले किया आपकी प्रिपरेशन में इस एग्ज़ाम के सिलेक्शन के लिए? सर रिवीजन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए बिकॉज मैंने अपने सोर्सेज लिमिटेड रखे थे. तो मेरा अप्रोच ये था कि लिमिटेड सोर्सेज रखने हैं और रिवीजन अच्छे से करना है. तो मैंने मतलब जनवरी से ही मैंने बस मेंस पे फोकस किया था. तो मैंने 2-3 महीने तो सिर्फ मेंस को ही डिवोट किया था. तो उस 2-3 महीने में मैंने प्रीलिम्स के लिए कुछ टच भी नहीं किया था. तो उन 2-3 महीनों में मैंने बस रिवीजन पे ही फोकस किया. अगर कुछ मेरा टॉपिक हो जा रहा है तो उसको मैं ट्राई करती थी कि मैं नेक्स्ट
मतलब विद इन अ वीक मैं उसको रिवाइज़ करूँ। तो ये रिविज़न मेरी बार बार चलती रहती थी एंड रिविज़न से मुझे इतना फ़ायदा मिला कि इन एक्चुअल पेपर जब मैं डिस्क्रिप्टिव अटेम्प्ट कर रही थी तो फिर मुझे एक्चुअल में पॉइंट्स याद थे, तो मुझे ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी थे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन था मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, तो उसमें मुझे सोचना नहीं पड़ा, मैंने रिवाइज इतनी बार कर लिया था कि मुझे ऑटोमेटिकली याद आ रहा था कंटेंट, तो मैं उसको लिख पा रही थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि रिवीजन तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो इस बार अगर हम बात करें प्रीलिम्स और मेंस के बीच में हार्डली 20 डेज़ का टाइम दिया गया था, तो यहाँ पे आपने रिवीजन को कैसे यूज़ किया अपनी मेंस प्रिपरेशन के लिए? सर इसमें मैंने जैसे पहले बताया था कि मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पा रही थी, तो बस इन 20 दिन में मैंने मुझसे जितना हो पाया तो मैंने उतना ही पढ़ा। मैंने नया नहीं कुछ पढ़ा था, तो जो मैंने पहले का पढ़ा हुआ था, स्कीम्स हो गया या फिर मेंस सिलेबस, तो मैंने बस उसको ही रिवाइज किया था, मैंने कुछ नया नहीं किया था। तो कामाख्या न्यूली मैरिड थे आप, ठीक है, आपने बताया आपने कोई इन्जॉयमेंट नहीं किया, आप लोग कहीं भी वैकेशन पर नहीं गए और जाते हुए नहीं थे जनरली, तो रिलेटिव्स ने या दोस्तों ने या खुद से भी नहीं आया कि यार हम न्यूली मैरिड हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं बस एक कमरे में घुसकर, तो वो चीज़ मतलब कहीं आपके मन में आती थी ये चीज़, या लोग बोलते थे आपको ऐसा? सर नेचुरली ये मुझे बहुत आता था और इसको लेके तो मैं डे 1 से मतलब बोलती भी थी, बट ये भी पता था कि ये जो चांस है आरबीआई देने का वो फिर कभी नहीं आएगा, बिकॉज अब नहीं किया, अब सब कुछ सपोर्ट था मेरे पास, आई मीन सब कुछ था, सब मतलब हस्बैंड का सपोर्ट था, और तो उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई और कंडीशंस की मतलब कुछ और एटमॉस्फेयर की ज़रूरत थी, तो मुझे इस बार तो देना ही था। तो वो डिफ़िकल्ट तो था कि मतलब सबसे मतलब सोशलाइज तो बिल्कुल बंद हो गया था, तो आइसोलेशन में पढ़ना बहुत मुश्किल था, बट फिर ये था कि ये मन में तो मेरे रहता ही था एंड कि देना है इस बार, तो फिर बस एक यही एक रे ऑफ लाइट थी मेरे लिए, तो फिर इसलिए किया। कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते जो कि आपकी लाइफ में ये था कि मतलब आप शादी के बाद एंजॉय नहीं कर रहे थे, आप पढ़ाई में लगे हुए थे, आप भी और आपके हस्बैंड भी, राइट? ठीक है, तो कामाख्या आपने बताया था कि आपकी कोई हॉबी नहीं है, और वो जो हॉबी वाला कॉलम होता है डेफ में, वो आपने वहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ था या कुछ मेंशन ही नहीं किया था, तो आपको लगा नहीं कि रिस्की हो सकता है वहाँ पे अगर इंटरव्यू में पैनल ने पूछ लिया कि आपकी हॉबी क्या है, आपने वहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो मतलब वो रिस्क लगा नहीं आपको? सर एक्चुअली मतलब बहुत लोग आई डोंट नो, बहुत लोग नहीं, बट ऐसा सजेस्ट किया गया था मुझे कि मैं एक हॉबी लिख सकती हूँ, एटलीस्ट एक लिख सकती हूँ, बट फिर मुझे नहीं लगा, मतलब मुझे लगा था कि अगर मैं वो एक हॉबी नहीं लिखूँगी, उसके बारे में प्रिपेयर करूँगी, तो वो मेरे लिए ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाएगा, तो मुझे बेटर लगा कि मैं उसको फिर ब्लैंक ही छोड़ती हूँ, तो वही मैंने किया। एंड अगर मुझे मन में ये भी आया था कि पैनल मेंबर्स पूछ सकते हैं, तो मैंने फिर कुकिंग का सोचा था, बिकॉज आई लाइक कुकिंग, तो वो मैं बोल सकती थी, तो बट एंड सेकेंडली डैफ में पर्टिकुलरली वो हॉबी वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, दे मेंशन कि एनी पर्टिकुलर्स यू वुड लाइक टू मेंशन, तो उसमें मुझे लगा कि अब डायरेक्टली हॉबीज़ नहीं पूछे हैं, तो फिर मतलब नहीं लिखा मैंने। तो कुछ पूछा आपसे वहाँ पे पैनल मेंबर्स ने? कुछ नहीं पूछा, ओके। तो गाइस, जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं इस चीज़ पर कि मुझे हॉबी मेंशन करनी चाहिए, राइट, तो एक चीज़ आप ध्यान रखें, अगर कोई चीज़ है तो ठीक है, नहीं है तो डू नॉट मेंशन इट फॉर द सेक ऑफ मेंशनिंग इट, कि वहाँ पे पूछ लेंगे कुछ, ठीक है, वो चीज़ हमें नहीं करनी है, जो भी है रियल रखना है, नहीं है तो कोई बात नहीं, वहाँ पर आप ना बोल सकते हैं, या कुछ भी जो भी थोड़ा सा आप बेसिक लेवल पर करते हैं वो चीज़ आप मैंशन कर सकते हैं, बट इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना कि मुझे कुछ ना कुछ मैंशन करना है, ठीक है। चलिए, अब आपने बताया कि आपका शेड्यूल बहुत टाइट है, ठीक है, आप 2-3 घंटे जो भी मैनेज कर पाते थे, फिर आपको जॉब पर भी जाना है, घर पर भी ऑब्वियस ही बात रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं बर्न आउट नहीं आते थे, मतलब कि एक बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है, कुछ टाइम बाद तो हम ऑब्वियस ही बात है बर्न आउट हो जाते हैं, तो वो चीज़ आपको ही फील होती होगी, यार मैं लगातार वो शेड्यूल फॉलो कर रही हूँ पिछले कुछ दिनों से, तो फिर स्ट्रेस्ड आउट नहीं हो जाते थे आप ऐसे में? सर स्ट्रेस तो होती ही थी, बिकॉज वो मंडेन भी हो जाता है एक प्रोसेस पढ़ाई का, बार बार आपको सेम शेड्यूल सेम रिवीजन करना होता है, बट फिर बस आपको मतलब कंसिस्टेंट रहना है, बिकॉज मोटिवेशन तो नहीं रहती डेली बेसिस पे, तो कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, एंड मतलब आपको एक वो मतलब एक इंटरनली मोटिवेशन तो रहती ही है आरबीआई के लिए, तो बिकॉज इट हैज़ बिन माई ड्रीम जॉब फ्रॉम मेनी ईयर्स, तो ये तो था ही मुझे, एंड मेरे हिसाब मतलब मैंने सोच लिया था कि मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है, तो इसलिए मैंने फिर अपना दिया था कि ये तो इस बार तो अच्छे से करना है। जो भी आपको मतलब स्ट्रेस आ जाता था, प्रोसेस काफ़ी हेक्टिक हो जाता था, तो कभी उसको स्ट्रेस को दूर करने के लिए कुछ करते थे आप लोग? जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने मूवीज़ देख ली या आउटिंग पे चले गए या कुछ और कर लिया, तो मतलब कुछ करते थे आप इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए? सर स्ट्रेसफुल तो रहता ही था हम दोनों के लिए, तो हम बस वन डे आउटिंग कर लेते थे, कभी बाहर चले गए खाने के लिए, बट इसके बियॉन्ड हम कभी ट्रिप्स पे नहीं गए, तो बस हमारा ये 1 डे तक ही लिमिट रहता था, तो इतना ही हमने किया था।
तो जैसे कामाख्या आप ना बहुत लिमिटेड टाइम दे पा रहे थे प्रिपरेशन, राइट? फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी, 2-3 घंटे आप डिवोट कर पा रहे, तो कभी माइंड में आपके ये आया कि जो लोग फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो 8 से 10 घंटे लगा रहे हैं, उनसे मैं कैसे कम्पीट कर पाऊंगी? सर मुझे लगता है कि हर एस्पिरेंट को अपने ऊपर फेथ होना चाहिए और उसको अपने आप को कभी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैंने भी नहीं किया था, बिकॉज ऐसे तो इसमें आईआईटी ग्रेजुएट्स भी आते हैं, बट सिलेक्शन तो मतलब मैंने तो सिर्फ एक सिंगल ग्रेजुएशन किया बीकॉम ऑनर्स, तो मेरा भी हुआ है, तो वो कभी थॉट आया ही नहीं था मेरे मन में। एंड अपने आप अपनी प्रिपरेशन पे फेथ होना चाहिए, तो फिर तो पॉसिबल है सब कुछ। राइट। कामाख्या कभी ऑफिस टाइमिंग में पढ़ने की कोशिश की आपने? जी सर, ऑफिस में मैं पढ़ती थी, मतलब मुझे अगर ब्रेक्स मिलते थे तो मैं तब पढ़ती थी, या फिर अगर मेरा लंच ब्रेक जल्दी ओवर हो गया तो मैं ट्राई करती थी कि बस 10 मिनट में लंच कर लूँ और उसके बाद जो भी टाइम बचता था मैं उसमें डिवोट करती थी। एंड अगर कभी मेरा काम भी जल्दी ओवर हो गया तो तब मैं अपने मतलब पढ़ती थी ऑफिस तो में। कौन से ऐसे कंपोनेंट्स थे जो आप प्रिपेयर करती थी, मतलब ऑफिस टाइम में आप पढ़ लेती जनरली? ऑफिस में सर मेरा ऐसा था, मैंने वो सेट कर लिया था कि जैसे मैं अगर घर पे, क्योंकि घर पे आप अपना फोकस 100% दे पाते हो, ऑफिस में डिस्ट्रैक्शंस थोड़े बहुत होते हैं, तो मैं ये ट्राई करती थी कि मैं घर पे अपना जो भी नया मैं कंसेप्ट पढ़ रही हूँ, नया टॉपिक पढ़ रही हूँ, तो वो मैं घर पे पढूं। एंड ऑफिस में मैं ट्राई करती थी कि मैं रिवाइज करूँ, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस होते थे, तो फिर मैं ट्राई करती थी कि मैं रिवाइज कर लूँ, या फिर करंट अफेयर्स जैसे होते हैं डेली अगर मुझे करने होते थे कभी कभी, तो मैं वो डेली वाले कर लिया करती थी ऐसे। ऑफिस में आपने बताया था किसी को आप प्रिपेयर कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी के लिए? नहीं सर, ऑफिस में तो मैंने किसी को नहीं बताया था। ओके, ठीक है। तो कामाख्या आपने बताया था आप सोशल मीडिया से बहुत दूर थे, मतलब पिछले कुछ 3-4 सालों से, राइट? तो आपके दोस्तों ने, फ्रेंड्स से, रिलेटिव्स ने बोला नहीं कि मतलब क्या कर रहे हो, कहाँ पे रील्स देखना चाहिए, इतनी सारी सारी चीज़ें आ रही हैं? एक हमारे मन में भी आता है रील्स देखते हैं, काफ़ी ट्रेंडिंग है, काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, फेसबुक मेरा अकाउंट ही नहीं है, तो चीज़ कभी आपके मन में आई या किसी और ने बोला आपको, फ्रेंड्स वगैरह ने? नहीं सर, ऐसा तो किसी ने कभी बोला नहीं था, पता सबको था ही कि मैं नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, एंड वो मेरे लिए बेनिफिशियल ही रहा है। तो अगर कभी लगता भी था कि बहुत बर्नआउट हो गया, तो फिर मैं यूट्यूब देख लिया करती थी, तो उससे मेरा मतलब हो जाता था, या फिर मूवीज़ देख लिया, बट नहीं, सोशल मीडिया की कभी नीड फील नहीं हुई थी मुझे। तो कामाख्या आपने इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपने कुछ टेलीग्राम ग्रुप का जिक्र किया था, वहाँ का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया था, एक बार प्लीज़ बताएंगे आप? जी सर, टेलीग्राम मतलब एक चैनल था, मतलब आपका ही एडुटैप का ही चैनल था, तो उसमें इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का ही चैनल था, तो उसमें ऐसा था कि मतलब सब लोग डिस्कशन करते थे, एंड आपस में जब डिस्कशंस करते थे, ट्रांसक्रिप्ट शेयर करते थे, तो मुझे बहुत ही कभी कभी डिमोटिवेटिंग लगने लग गया था मुझे एक पॉइंट पे इंटरव्यू से पहले, बिकॉज वो काफ़ी टेक्निकल कंसेप्ट्स मतलब शेयर करते थे आपस में, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बैकग्राउंड तो ऐसा नहीं है, और मुझे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं शायद आंसर नहीं कर पाऊँगी, तो वो मुझे पहले तो लगा, बट फिर मैंने बस, बिकॉज मेरे पास टाइम था ही नहीं कि मैं वो प्रिपेयर भी कर सकूं और मैं इतने डेप्थ में जा सकूं, तो बस मैंने अपना बैकग्राउंड अच्छे से प्रिपेयर किया, अपना आरबीआई की नॉलेज अच्छे से प्रिपेयर करी, तो मैंने अपना प्रोफाइल अच्छे से प्रिपेयर किया था, तो मैंने वो उसको अफेक्ट नहीं होने दिया था अपने आप में। राइट। कामाख्या हम कोई भी एग्जाम प्रिपेयर करते हैं तो हम सोचते हैं हमें टॉपर्स की जो इंटरव्यू की स्क्रिप्ट है, ट्रांसक्रिप्ट से वो मिल जाए तो हम अच्छे से प्रिपेयर कर पाए, लेकिन आपने बताया था कि आपके पास वो थी, बट आपने ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया था उनको, उसका क्या रीज़न था? सर यही रीज़न था कि ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ के मुझे बस, एक तो टाइम बहुत ज़्यादा था, और मैं अगर एक एक क्वेश्चन पढ़ते लग जाती थी तो मुझे लगता था कि अच्छा ये भी कवर करना है, अच्छा इस पर्सन से ये पूछा है तो मुझे ये टॉपिक करना चाहिए, तो वो बहुत ही एग्जॉस्टिंग मुझे लगता था, एंड मुझे फिर वही लगा कि मैं अपना प्रोफाइल अच्छे से, अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करूँगी, तो मैंने इसलिए वो किसी का ट्रांसक्रिप्ट ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया, मैंने बस ये मैं टेक अवेज लेती थी कि जैसे वो कितना प्रोफाइल बेस्ड पूछ रहे हैं, कितना आरबीआई से पूछ रहे हैं, तो फिर मैं बस उससे इतने टेक अवेज लेती थी और उतना ही अकॉर्डिंगली मैं प्रिपेयर करती थी। राइट। और एग्जैक्ट फीलिंग क्या थी फिर आपकी, जब आप एक्चुअल में इंटरव्यू वाले दिन जब आप गए पैनल के सामने, तो वो एग्जैक्ट फीलिंग क्या थी आपकी? नर्वस रहे होंगे आप? सर नर्वस तो बहुत ही, बिकॉज इट वाज अ बिग डील फॉर मी, और एक बहुत मेरे लिए वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे था, तो नर्वस तो थी मैं। बाकी मैं जब मतलब मेरे से पहले जो कैंडिडेट थे उनका इंटरव्यू चल रहा था, तो मैं जब बाहर बैठी थी तो पहले तो मुझे बहुत ही मतलब मैं एंग्शियस होने लग गई थी, बट मैंने ठीक है पानी पिया, और फिर जैसे जैसे वो वेटिंग टाइम बढ़ता गया, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, तो उस टाइम में मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी, और मैं बस मन में अपना गायत्री मंत्र पढ़ रही थी, तो फिर उससे मुझे काफ़ी रिलैक्सिंग फील हुआ था, ठीक हो गया था। और गाइडेंस की क्या इंपॉर्टेंस समझते हैं आप, मतलब किसी प्रिपरेशन में गाइडेंस कितनी इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो किसी की भी गाइडेंस हो? सर गाइडेंस तो मेरे लिए पर्सनली वर्क किया है, बिकॉज मेरे फैमिली ही क्यों ना हो, मेरे हस्बैंड क्यों ना हो, एंड इनफैक्ट एडुटैप के टीम मेंबर्स, तो मतलब
मेंटोर्स की और गाइडेंस की वो बहुत ज़रूरत पड़ जाती है, बिकॉज खुद से कभी कभी आपको क्लियर नहीं होता है कि आपको कैसे अप्रोच करना है, तो वो एक आपको गाइडेंस मिल जाती है, तो आपको वो जो टाइम है ना वो कट शॉर्ट हो जाता है, तो उसमें हेल्प मिलती है। तो एडुटैप ने कैसे हेल्प किया आपके पूरे उस ओवरऑल प्रिपरेशन जर्नी में? सर मैंने मेंस में एडुटैप पे रिलाई किया था। मैं जो कंटेंट था मैं उनको पढ़ती थी, जैसे समरी शीट्स हो गए, मैं आई थिंक मैंने मोस्टली समरी शीट्स ही फॉलो किए हैं। मैंने ESI और फाइनेंस में समरी शीट्स फॉलो किए थे। कंसेप्ट नोट्स मैंने सिर्फ मैनेजमेंट के ही पढ़े थे, तो उसमें हेल्प मिली। बाकी अगर मुझे लगता था कि मुझे एक स्टेप फर्दर जाना है तो फिर मैं उसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स PDF रेफर करती थी, तो उसमें मुझे आंसर्स काफ़ी अच्छे लगे थे। मतलब आंसर राइटिंग जैसे कैसे अप्रोच करना चाहिए तो वो मुझे काफ़ी सही लगे थे, एंड उसमें जैसे कोट्स होते थे मैनेजमेंट के तो वो मुझे सही लगे थे। और तो एंड सेकेंडली मैं यूट्यूब पे कृतिका मैम के वीडियोस फाइनेंस करंट अफेयर्स के रेगुलरली, आई थिंक वो तो मैं बहुत ही 8 या 10 मंथ्स पहले ही मैंने स्टार्ट कर दिए थे, तो वो मैं रेगुलरली फॉलो किया करती थी। अगर हम बात करें ब्रीफ स्ट्रेटजी की फॉर फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू, तो किस तरीके से आप उसको बताना चाहेंगे? ओके सर, फेज़ 1 में मैंने ऑनलाइन सोर्सेज पे रिलाई किया था, एंड क्वांट्स के लिए मैंने एक यूट्यूब पे चैनल है मेरिट शाइन, तो मैंने हमेशा से ही, अभी से नहीं, मतलब अराउंड 3-4 ईयर्स से जो भी कोई एग्ज़ाम होता है तो फिर मैं उसी से ही पढ़ती थी, तो मैंने वो चैनल फॉलो किया था, एंड थोड़े बेसिक्स ब्रशअप करती थी। मेरा कभी भी, क्योंकि मेरा कॉन्स थोड़ा वीक सेक्शन है, तो मैं कभी भी एडवांस लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करती थी। मैं पहले बेसिक्स अपने क्लियर करती थी, फिर रिविजन से ही मैं उसको मतलब इम्प्रूव करती थी कॉन्स के लिए। रीजनिंग के लिए भी मेरा ऐसा ही अप्रोच था, मैंने वो चैनल फॉलो किया, यूट्यूब पे थोड़े और वीडियोज़ देखे, तो उसी से ही मेरा इम्प्रूव हुआ था। इंग्लिश मेरी ठीक रही है, तो फिर उसमें मैंने कभी अलग से फोकस नहीं किया, बस मॉक्स के थ्रू किया था। एंड जीके के लिए मैंने थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज उसके लिए 1 मंथ तो सफिशिएंट नहीं होता, तो वो मैंने आई थिंक 3-4 महीने पहले से ही स्टार्ट कर दिया था। उसके लिए मैंने अफेयर्स क्लाउड और स्टडी PDF अफेयर्स क्लाउड की और एडुटैप के वो मंथली जीके फॉलो किया था, तो इसी में मेरा आई थिंक अच्छा इंप्रूव हो गया था। एंड आई थिंक मैं इससे ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकती थी, बिकॉज बहुत ही एग्जॉस्टिंग हो जाता है। देन कमिंग टू फेज़ 2, उसके लिए मैंने अपने इस बार राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे से इम्प्रूव किए थे, तो मैंने मतलब प्रिपरेशन से अराउंड 3-4 मंथ्स पहले ही आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने एक कोर्स भी लिया था आंसर राइटिंग के लिए, तो वहाँ से मुझे फीडबैक अच्छे मिले थे, तो मैं उनको इनकॉर्पोरेट करती थी, एंड उससे मेरे आंसर्स इम्प्रूव हुए थे। एंड सर इंटरव्यू के लिए मेरे पास एक्चुअली बहुत टाइम था। जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे अगस्त एंड में, और एक्चुअल इंटरव्यू था मेरा नवंबर में, तो मेरे पास 2 महीने से भी ज़्यादा टाइम था। तो मैंने बस आई थिंक शुरू के 1 महीना तो मैंने बस ये देखा था कि मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, बट मेरी एक्चुअल प्रिपरेशन लास्ट के 1 मंथ में ही हो पाई थी। तो उसमें मैंने अपने प्रोफाइल को डिवाइड कर लिया था, जैसे मेरा एकेडमिक्स हो गया, या फिर वर्क प्रोफाइल हो गया, देन करंट अफेयर्स, RBI, एंड मेरे HR रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। तो मैंने अकॉर्डिंगली फिर इनको डिवाइड करके क्वेश्चंस फ्रेम किए थे एंड प्रिपेयर किया था। राइट तो आपने कमाके कुछ इमेजेस शेयर की थी हमारे साथ, जहाँ पे आपने टाइम टेबल वगैरह बनाया हुआ था, तो टाइम टेबल आप कब बनाते थे, कैसे बनाते थे इन टाइम टेबल को? तो टाइम टेबल मैंने बिगनिंग से ही बनाना शुरू कर दिया था। तो मेरे टाइम टेबल ऐसे ही होते थे कि मैं मतलब उसमें नया कंसेप्ट लाती थी, नया टॉपिक्स पढ़ती थी, एंड फिर मैं विदिन 3 और 4 डेज या फिर विदिन अ वीक एट मैक्स मैं उसको रिवाइज करती थी। तो टाइम टेबल तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहा है हमेशा। तो पूरी जर्नी में टाइम टेबल आप फॉलो करते थे? नहीं सर, पूरी जर्नी में तो नहीं, बट जब मेरा रिवीजन मतलब मैंने इनिशियली बहुत फॉलो किया था, एंड सर बाद में तो फिर फेज़ 1 से पहले तो फिर बिकॉज स्ट्रिक्टली मुझे डिवाइड करना पड़ा टाइम, बिकॉज मेरा क्वांट्स जैसे वीक था, तो क्वांट एक मेरा मेजर टाइम ले रहा था, तो फिर उसके लिए तो नहीं, बट मैंने मेजरली तो टाइम टेबल्स बनाए हैं। और कमाके आपने जो इमेजेस शेयर की थी वहाँ पर आपने दिखाया था कि नोट्स भी आप पूरे सॉफ्ट में पढ़ते थे वहाँ पे, उसी को हाईलाइट करते थे, वहीं पे कुछ अगर पॉइंट्स होते हैं आप वहीं पे ऐड कर देते थे। तो आपने हार्ड कॉपी का यूज़ कहीं भी नहीं किया पूरे प्रिपरेशन में? नहीं सर, एक्चुअली मैंने कभी लाइफ में कभी नोट्स नहीं बनाए, तो मैंने इनफैक्ट इस बार ट्राई भी किया था कि मैं नोट्स बनाऊं, बट मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं मतलब नोट्स बनाने अब बैठूंगी तो मुझे उसमें अराउंड 1 महीना लग जाएगा। तो मुझे लगा बेटर है कि इससे कि मैं पढ़ ही लूँ उस पर और वर्क करूँ और रिवाइज करूँ बार बार। तो मैंने यही किया था, मैंने टैब में इन्वेस्ट किया था, तो मैं उसी में ही पढ़ती थी, और जो भी कंटेंट होता था मैं उसको हाईलाइट करती थी, एंड अगर कुछ एड ऑन्स हो रहे हैं तो फिर मैं उसमें ऐड भी करती थी, और हाईलाइट करके तो मुझे मतलब मज़ा आता था पढ़ने में। राइट फिर फाइनल सिलेक्शन के बाद मतलब एक्सपेक्टेड था आपको कि सिलेक्शन हो जाएगा इस साल आपका?
मतलब सर कहीं ना कहीं तो एक्सपेक्टेड मतलब होप्स तो रहते ही हैं, बाकी वो काफ़ी सरियल था जब हुआ, बट होप्स तो थे सर थोड़े। कैसा लगा जब आपने फाइनली अपना होली पीडीएफ में अपना रोल नंबर अपना नाम देखा आपने, तो वो कैसी फीलिंग थी उस दिन आपकी? सर इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर मी, बिकॉज ये तो दिन मैं काफ़ी मतलब सालों से वेट कर रही थी, तो बहुत ही मतलब लिटरली अनबिलीवेबल था मेरे लिए। तो कामाख्या, अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए तो क्या होंगी? सर आई थिंक रिविजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रिपरेशन में, तो उसको इम्पोर्टेंस उसको बहुत एक इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए अच्छे से। एंड मेरे केस में तो ऐसा ही हुआ था कि मैंने एक चीज़ को इतनी बार रिवाइज कर लिया था कि मुझे एक्चुअल पेपर में बहुत ईजी लग रहा था उसको मतलब सोच पाना और लिख पाना। तो आई थिंक रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंडली आई वुड से कि अपनी जर्नी में आप कभी भी खुद को किसी से कंपेयर मत कीजिए, बिकॉज सबका जर्नी अलग अलग होता है। कुछ लोग शायद 1 साल में प्रिपेयर करते हैं, कुछ 6 महीने में करते हैं, बट सबका जर्नी अलग होता है। मैंने जैसे ऑल्दो मैंने 8 मंथ्स पहले स्टार्ट किया था, बट द नंबर ऑफ आवर्स आई यूज्ड टू पुट इन वाज अराउंड 5 to 6 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस। एंड वीकेंड्स में मैं ज़्यादा मतलब और पुट इन करती थी। एंड मैंने जैसे मतलब सोशलाइज भी नहीं किया था, तो मुझे फेथ था अपनी प्रिपरेशन पे कि मतलब इतने प्रिपरेशन से हो सकता है। एंड सेकेंडली मेरा बैकग्राउंड मतलब मुझे पहले भी मतलब पता था आरबीआई के बारे में, मैंने पहले भी दिया हुआ था, तो इसलिए शायद मुझे इस बार मतलब अराउंड 6 to 7 मंथ्स लगे थे। तो बस यही है कि अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, एंड यू शुड हैव फेथ इन योरसेल्फ। तो कामाख्या, काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी थी आपकी, और आई थिंक बहुत सारे बच्चों को जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको हेल्प मिलेगी आपकी स्टोरी से। जो भी अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे, मैं मैरिड हूँ या मैं वर्किंग हूँ, शायद हिम्मत ना जुटा पा रहे हो, बट डेफिनेटली आपकी स्टोरी को सुनने के बाद वो हिम्मत जुटा पाएंगे। एंड आई बिलीव कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगी, मैरिड वुमेन होंगी, जो एग्जाम को डेफिनेटली क्लियर करेंगे फ्यूचर में। सो थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ टीम एडुटैप। थैंक यू सर।